दिस इज मंजीत सर। हम आज आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 का, जिसमें इकाई दिया है 6 से 10 तक, जिसमें कुल अध्यायों की संख्या है 16। इसका फर्स्ट अध्याय है जीवों में जनन। जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे हमने लिख रखा है, पहले से लिख इसलिए रखा है कि आप अच्छे से नोट्स बना सकें और बातें पूरी आपको समझ में आ सके और वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, जिससे आप बोरियत ना महसूस करें। तो आइए हम टाइम ना स्पेंड करते हुए तो आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा जीव विज्ञान की परिभाषा। आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में 11वीं क्लास में पढ़ा है और 12वीं क्लास में आपको एक बार और हम याद दिला देना चाहते हैं कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं और बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायो का अर्थ होता है जीवन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ, तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी। लाइफ स्टडी, जीवन का अध्ययन। नेक्स्ट टॉपिक आता है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। 1801 ईस्वी में 2 वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। पहला वैज्ञानिक लैमार्क फ्रांस से रहने वाले थे तथा ट्रेविनेरस जर्मन के रहने वाले थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी ही हैं। तथा नेक्स्ट है कि वनस्पत विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पत विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस जी हैं। पढ़ें ऐसा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और मस्ती के साथ याद हो सके। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को बताते हैं आपको, जीवन अवधि। अब आता है जीवों में जनन का फर्स्ट टॉपिक, जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होता है। धरती पर जितने भी जीव जन्म लिए हैं, एक न एक दिन इनका अस्तित्व मिटना है। यानी कि जब जन्म लेता है चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी अन्य जीव हो, वो एक न एक दिन वो मरेगा ही मरेगा, अर्थात वो उसका अस्तित्व खत्म होगा और नया जीव जन्म लेगा। तो जीवन अवधि का अर्थ क्या होता है, या जीवन अवधि किसे कहते हैं। किसी भी जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। कुछ हमने यहाँ पे जीव बना रखा है। इन जीवों का एक निश्चित अवधि होता है कि कितने समय तक जीवित रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा जीव कितने दिनों तक जीवित रहेगा। कुछ जीवों को लिख रखा है, कुछ जीवों को हमने यहाँ पे बना रखा है जिसका जीवन अवधि जो यहाँ पे लिखा भी है हमने, और जो हमने नहीं लिखा है, आप अधिक से अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे जीव जो बुक में भी दिया है, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम बताते हैं कुछ जीवों को। ये है तितली। तितली का जीवन अवधि होता है 1 से 2 हफ्ते। 1 से 2 हफ्ते ही तितली जीवित रह सकती है। यानी कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक के इनका बीच का जो समय अवधि होगा 1 से 2 हफ्ते। हाथी कितने दिन तक जीवित रहती है। 60 से 70 वर्ष। बच्चों 60 से 70 वर्ष ये जो जीवित रहती है, ये होती है अफ्रीकन हाथी होती है। लेकिन एक और होती है अफ्रीकन हाथी के बाद जो रशियन हाथी, वो 48 वर्ष ही केवल जीवित रहती है। 48 वर्ष ही रशियन हाथी जीवित रहती है। जैसे देख रहे हैं आप लोग, बरगद का पेड़ जो भी बनाने आया बना दिया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली बाय डेली आप तक वीडियो मेरा पहुंच सके और आप मेरे साथ जुड़ सके। बरगद, आइए देखते हैं बरगद हमारा जो जीता है वो 1000 वर्ष से 1500 वर्ष तक जीता है। यानी कि बरगद का जीवन काल 1000 वर्ष से 1500 वर्ष तक होता है। पैरोट, तोता पढ़े होंगे ना, पीफा पैरेट, वही है पैरोट जिसका जीवन अवधि होता है 140 वर्ष।
गुलाब का फूल, गुलाब का जो फूल होता है बच्चों 10 वर्ष तक जीवित रहता है, यानी कि एक गुलाब का फूल लगाएंगे वो 10 वर्ष तक उसके वंश चलेंगे, यानी कि नया पीढ़ी फिर अगला जन्म लेगी। जैसे हम काट के लगा दें कायिक जनन में चीज आएगा। कायिक जनन में 2 प्रकार के जनन होते हैं, आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको। अगला कुत्ता, कुत्ता का जीवन काल होता है 10 से 13 वर्ष। नेक्स्ट टॉपिक है जनन। जीवों में जनन, जनन क्या है, जनक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कितने प्रकार का होता है, कौन सा जनन किस जंतु में होता है। तो आइए पढ़ते हैं जनन। जनन क्या है? किसी भी जीव के जनक द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, कोई भी जीव अपने संतान को उत्पन्न करता है, उसी क्रिया को जनन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यह है कि जनन की आवश्यकता क्यों है, आखिर जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो अपने जाति को निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य जाति को आगे बढ़ाने के लिए संतान को उत्पन्न करना अति आवश्यक है, अन्यथा ऐसे तो हो नहीं सकता कि संतान उत्पन्न ना हो और जाति आगे बढ़ जाए, वंश आगे बढ़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जनन की आवश्यकता जाति और वंश को आगे बढ़ाने के लिए पड़ती है। नेक्स्ट है जनन की आवश्यकता में अपने जाति की जनसंख्या को भी आगे बढ़ाने के लिए इसी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जनन की आवश्यकता पड़ती है। जब जनन होगा तो जाति आगे बढ़ेगी, जाति आगे बढ़ेगी तो जनसंख्या में भी विस्फोट होगा, अब विस्फोट होगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मनुष्य दिखेंगे, जंतु दिखेंगे, उसी वही आवश्यकता है। और विभिन्नताओं के लिए भी जनन की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्नता के लिए मतलब, विभिन्नता बोले तो विभिन्नता का मतलब यह कि एक माता पिता का लड़का जो माता पिता से विभिन्न गुणवान हो जाता है, उसको बोलते हैं विभिन्नता। यानी कि नस्ल रूप भी बदलना विभिन्नता के अंतर्गत आता है। छोटा पौधा है और उसके भी पौधे हो सकते हैं बड़े हो जाएं, ऐसा होता है। यानी कि जंतु माता पिता देखते हैं कि पतले माता है, पिता मोटे हैं, तभी भी लड़का हेल्दी हो जाता है या कमजोर भी हो जाता है, इसको बोलते हैं विभिन्नता। यानी कि सामान्य दिमाग वाले व्यक्ति का भी बच्चा एक डेवलप दिमाग का भी हो सकता है, इसको बोलते हैं विभिन्नता। तो विभिन्नता के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे आइए देखते हैं कि जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जनन 2 प्रकार के होते हैं, पाए जाते हैं। पहला जनन है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। प्रत्येक को विस्तार रूप से पढ़ेंगे, अब पार्ट वाइज पढ़ेंगे। लैंगिक जनन क्या है? इस जनन क्रिया में केवल एक ही जनक भाग लेता है, या तो वो नर हो या मादा। सीधी सी बात यह है, फिर से सुनिएगा, कि अलैंगिक जनन क्रिया में केवल एक जनक ही भाग लेता है, या तो नर हो या मादा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें नर और मादा कोई भेदभाव नहीं है, एक ही जनक भाग लेगा, या तो नर हो या तो मादा। और उसमें अनेक प्रकार से विधियां होती हैं जिससे वो अपने संतान को उत्पन्न करता है। एक खास बात यह है कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न हुआ संतान अपने माता के या पिता के हूबहू होता है, बोले तो फोटो स्टेट, यानी कि फोटो कॉपी होता है, यानी कि सेम टू सेम होता है। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मान लीजिए अमीबा का पौधा ले लें, अमीबा, और वह अमीबा गोल दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं होता है। जब ये प्रौढ़ अवस्था में आता है तो ये अमीबा धीरे धीरे इसके बीच से सिकुड़न पैदा होता है और सिकुड़ने लगता है। इसके बीच डीएनए होता है और यह डीएनए 2 भागों में टूटने लगता है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि यह बीच से अलग हो जाता है और डीएनए 2 भागों में बट जाता है। अब बात ये आया है कि जब डीएनए ही बटा है, एक ही जनक के डीएनए 2 भागों में बटा है, तो क्या उसके संतान हूबहू नहीं होंगे? होगा,
चाकू होंगे। कोई भी, मान लीजिए ये सजीव है, ये सजीव है, अगर इसको काट दें तो क्या ये मार्कर ही बोला जाएगा? दोनों मार्कर एक से जुड़ा था, और इसको निकालें तो मार्कर ही बोला जाएगा ना, तो ये मार्कर होगा। इसका मतलब ये है कि सीधी बात कि अलैंगिक जनन में कोई भी जनक भाग लेगा तो वह अपने से खंडित होकर नए जीव का निर्माण करेगा, या अपने भाग से ही नया जीव का निर्माण करेगा, तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। और इससे उत्पन्न संतान को बोलते हैं क्लोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है, क्लोन बोला जाता है। अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान में कोई भी विभिन्नता नहीं पाई जाती है। जैसा उसका पिता होता है या माता होता है, हूबहू उसी का जो संतान आता है उसका फोटोस्टेट कॉपी होता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, आइए जानते हैं। लैंगिक जनन क्या है? इस जनन क्रिया में सदैव दो जनक भाग लेते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। इसके संतान जो उत्पन्न होते हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि माता पिता का वंश गुण डीएनए उनके अंदर प्रवेश करता है और उसमें एक नए विभिन्नता उत्पन्न करता है। और लैंगिक जनन में उच्च पादप और उच्च जंतु ही भाग लेते हैं। उच्च पादप और उच्च जंतु भाग लेते हैं उच्च कोटि के। इसका मतलब यह है कि इसमें बहुकोशिकीय जीव भाग लेते हैं, बहुकोशिकीय जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं, चाहे कौन कौन से प्रकार से लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन कौन कौन से प्रकार से होते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। नाउ अगला टॉपिक है अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की कई विधियां होती हैं, प्रत्येक विधि को हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे, जिसमें पहला विधि है द्विविभाजन। द्विविभाजन, जब एक जनक बीज से खंडित होकर एक नया जनक का निर्माण कर दे, यानी कि जब एक जनक बीज से खंडित होकर दो नए जनकों का निर्माण कर दे, उसे कहते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन से ही आपको पता चल पा रहा होगा कि किसी भी एक चीज का दो भागों में बंटना द्विविभाजन कहलाता है। जिसमें एग्जाम्पल है अमीबा, यूग्लिना तथा प्रोटोजोआ संघ के सभी प्राणी। कोई भी अमीबा है, अमीबा इस प्रकार का आकार है। यह अमीबा बीच से धीरे धीरे क्या होगा, टूटने लगेगा, और टूटने के बाद एक नहीं दो एक जैसा अमीबा का निर्माण कर दे, उसे कहते हैं द्विविभाजन। और यह जो बोलेगा यह कहलाएगा कलिका, यानी कि एक दो प्रकार के नए कलिकाओं का निर्माण कर दे, उसे कहते हैं हम लोग क्या, द्विविभाजन की क्रिया। यानी कि इसमें पाया जाता है डीएनए, और यह डीएनए बीच से भ्रूण स्थिति में जब आएगा तो बीच से टूट करके दो भागों में डीएनए का निर्माण कर देगा, यानी कि दो भागों में डीएनए बंट जाएगा। डीएनए दो भागों में बटेगा तो एक नई कलिका का निर्माण करेगा, अर्थात दो नई कलिकाओं का निर्माण करेगा। इसके एग्जाम्पल है अमीबा, यूग्लिना, प्रोटोजोआ संघ के सभी प्राणी, ये प्राणी होते हैं। अलैंगिक जनन की नेक्स्ट विधि है बीजाणु जनन। जब पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा जीवाणु अमीबाज उत्पन्न करता है, अर्थात पुटीकृत जो अमीबा होता है वो फटकर अनेक जीवाणुओं को उत्पन्न करता है, उस घटना को बीजाणु जनन कहते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक होता है। पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक होता है।
जो पेनिसिलियम होता है बीजाणु जनन कैसे उत्पन्न होता है? पुट्टीकृत जो अमीबाब होता है वो पुट्टीकृत अमीबाब कुछ इस तरह से होता है, इस प्रकार से। इस पे कई प्रकार के पुट्टी पाए जाते हैं, अलग अलग पुट्टी पाए जाते हैं। ये पुट्टी फट करके और जीवाणु को उत्पन्न करते हैं और यह जीवाणु यहाँ से उड़कर दूसरे पौधे पे जाते हैं और जाकर क्रिया करते हैं और लैंगिक जनन की विधि को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट विधि इसके बाद आता है हमारा मुकुलन। मुकुलन इसमें जनक के शरीर में मुकुल बनता है और मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बना लेता है। इस विधि को मुकुलन कहते हैं। जिसे देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है एग्जाम्पल ईस्ट और हाइड्रा। जैसे कोई मुकुल है, चाहे कोई हाइड्रा है, इस हाइड्रा में इस प्रकार का जो ये है इसको मुकुल बताएंगे। ये है मुकुल। ये जनक के शरीर में जो मुकुल है धीरे धीरे थोड़ा सा लंबा आकार लेगा और लेने के बाद यह मुकुल धीरे धीरे एक नए मुकुल का रूप धारण करेगा और जनक के शरीर से अलग होकर अपने हूबहू जनक के हूबहू नए संतान का निर्माण कर लेगा। अर्थात ये हो गया नया संतान। ये मुकुलन है, यानी कि ये ईस्ट है, हाइड्रा है और इसका निकला हुआ ये मुकुल है। यह मुकुल धीरे धीरे विकसित हुआ। अविकसित होने के बाद यह मुकुल अपने हाइड्रा या अपने जनक से अलग होकर नया संतान उत्पन्न कर लिया। इस विधि को मुकुलन कहते हैं। इसके बाद हमारा अलैंगिक जनन की नेक्स्ट विधि है खंडीभवन विधि। खंडीभवन या खंडों में बंटना। जो एक पौधा परिपक्व होकर कई खंडों में टूट जाए, अब प्रत्येक खंड एक नए पौधे का निर्माण कर ले, उसे कहते हैं खंडी भवन। जैसे कि पीछे आप लोगों ने देखा मुकुलन में क्या होता था, मुकुल निकलता था और नए पौधे का या नए मुकुल का निर्माण कर लेता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि एक ही पौधा परिपक्व होकर कई भागों में टूटेगा और टूटने के बाद प्रत्येक भाग एक नए पौधे का निर्माण कर ले, उसको कहते हैं खंडी भवन। यानी कि खंडों में टूट करके एक बड़े रूप ले लेना, उसको कहते हैं खंडी भवन। जिसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइडा और यूलोथ्रिस्ट। देखते हैं कैसे टूटता है। जैसे कोई भी यूलोथ्रिस्ट है और ये कई इस प्रकार का दिख रहा है। ये जो है इसमें ये है इसका डीएनए। क्या है? डीएनए। ये अलग अलग प्रकार से है बट एक ही में क्या है लगा हुआ है, नहीं कि एक ही पौधा का भाग है। ये एक ही पौधे का भाग है और यह टूटा, यहाँ से टूटने के बाद अलग अलग भाग में बंट रहा है। अलग अलग भाग में बंट गया, यानी कि खंडित हो गया। खंडित होने के बाद यह कैसा रूप धारण करेगा आगे देखते रहें। यानी कि ऐसे होने के बाद ये प्रत्येक भाग इस रूप का रूप ले लेगा। यानी कि प्रत्येक भाग परिपक्व अवस्था में आने लगेगा और टूटने के बाद एक नए पौधे का निर्माण करेगा जो कि उसका मातृ पौधा था उस प्रकार का। और ये इस प्रकार का नए पौधे का निर्माण हुआ, नया पौधा।
ये है नया पौधा। इस क्रम में अगला हमारा टॉपिक है अलैंगिक जनन की नेक्स्ट विधि है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। नेक्स्ट टॉपिक अलैंगिक जनन की नेक्स्ट विधि पुनरुद्ध भवन। किसी भी जीव का कटा हुआ भाग नया संतान उत्पन्न कर ले, उसे पुनरुद्ध भवन की क्रिया कहते हैं। उससे क्रिया को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, लिखते चलिएगा प्लेनेरिया। दूसरा है अमीबा, हाइड्रा, स्पंज, etc. और भी बहुत जीव होते हैं। लेकिन यह क्रिया एक अपवाद है। किस जीव में? छिपकली में। छिपकली का पूंछ को आप लोग देखे होंगे, जैसे छिपकली का पूंछ कट जाता है तो पुनः वो क्या हो जाता है, वो नया जीव नहीं उत्पन्न करता है, फिर से छिपकली का पूंछ पुनर्वस्था में बढ़ जाता है। यानी कि पुनर्वस्था में उस छिपकली का पूंछ बढ़ के और उसके शरीर को पूर्ण कर देता है। इसलिए वो अपवाद के थ्रू रखा गया है छिपकली के पूंछ को। लेकिन जो प्लेनेरिया होता है, इसमें कोई भी जीव, मान लीजिए इस प्रकार का एक जीव है और यह जीव यहां से कट गया, यहां से भी कट गया, 3 भाग में कट गया। और 3 भाग में कटने के बाद जो ये जीव है, ये धीरे धीरे जो भी उत्पन्न होगा ये विकास करने लगेगा। और विकास करने के बाद ये जीव विकास करेगा, और विकास करने के बाद एक नया जीव का निर्माण करेगा, अर्थात एक नया संतान उत्पन्न कर लेगा। अर्थात आने के बाद ये प्रत्येक तीनों भाग कुछ इस प्रकार का रूप धारण करेगा। यानी कि तीनों भाग को लाइन से बना दे रहे हैं। थोड़ा आकृति इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, तो उसको सीरियस नहीं लेंगे। आकृति सेम है, इसी तरह का ये दिखेगा। हम बना रहे हैं हाथ से तो दिक्कत हो जा रहा है। तो इस क्रम में आज का टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक और कि अलैंगिक जनन में एक और विधि होती है कायिक जनन विधि, जो पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।